वेलकम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सॉलिड। और अपने पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू सॉलिड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड क्या होता है। सॉलिड इज़ आल्सो अ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूशनल पार्टिकल आर बॉन्डेड बाय स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सॉलिड मैटर के वो स्टेट है जिसमें कंस्टिट्यूशनल पार्टिकल यानी वो पार्टिकल जिनसे वो मिलके बना होता है उनके दरमियान एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। हमने गैसेस और लिक्विड को तो पढ़ लिया है कि गैसेस में ये जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो निग्लिजिबल होती है, यानी ना होने के बराबर होती है। सिमिलरली लिक्विड में वीक होती है और ये जो सॉलिड होते हैं इनमें ये जो पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके बना होता है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। यानी जिसमें पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग, उसको हम बोलते हैं सॉलिड। उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी हम सॉलिड की पढ़ेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा आप लोगों को कि सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि सॉलिड इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। यानी मैटर का मोस्ट स्टेबल स्टेट है। मोस्ट स्टेबल इन द सेंस ऑफ दैट दे हैव लीस्ट एनर्जी। इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। यानी एनर्जी जितनी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसके बाद लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की। और दूसरी बात यह है कि मोस्ट कॉमन स्टेट है, यानी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कॉमन फॉर्म है। जिस तरह मेरे पास ये मार्कर है सॉलिड है, नीचे पेज है सॉलिड है, उसके नीचे क्लिपबोर्ड है सॉलिड है, मोबाइल है सॉलिड है, ये यहाँ पर बुक है वो सॉलिड है, यानी मोस्ट कॉमन स्टेट। इसी तरह अगर आप लोग एलिमेंट्री लेवल पे चले जाओ तो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से तकरीबन 70 प्लस जो एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मोस्ट स्टेबल है और साथ में मोस्ट कॉमन स्टेट है किसका? मैटर। दूसरी जो ये है वो है रिजिड है। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और साथ में हार्ड होते हैं। रिजिड और हार्ड यहाँ से हम ले सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। गैसेस और लिक्विड को अगर हम देख ले तो उसमें रिजिडिटी और हार्ड वाली जो हार्डनेस वाले प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह थर्ड जो प्रॉपर्टी है मोर डेंसर देन लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होते हैं ये लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा डेंसर होते हैं। इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड से और गैसेस से। और ये यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पर ये मैंने आपके बुक के अंदर नोट किए हुए कि डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट साइज, यानी इनका जो शेप होता है वो भी डिफिनिट होता है। अब अगर आप लोग गैसेस को देखो तो उनका मैं कंपैरिजन इसलिए करवा रहा हूँ कि ये तीनों मैटर के स्टेट है, आप लोगों को पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है। गैसेस में अगर आप लोग देखा जाए तो ना डिफिनिट शेप होता है, ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ना डिफिनिट साइज होता है। लिक्विड में अगर आप लोग देखो तो इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लेकिन सॉलिड में आ जाओ तो तीनों चीज़ें डिफिनिट है। शेप भी डिफिनिट है ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम भी डिफिनिट है। लिक्विड को आप लोग जिस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं तो वो उसका वॉल्यूम अडॉप्ट कर लेते, लेकिन सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं, उसका वॉल्यूम भी डिफिनिट है और साथ में साइज। अगर इस मार्कर का साइज है तो ये भी डिफिनिट है, कोई ख़ास डिफिनिट है। पेज का अगर आप लोग देख लो तो डिफिनिट साइज है। गैसेस में तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिक्विड में थोड़ी बहुत, लेकिन सॉलिड में डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट साइज ड्यू टू द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर आप लोग आगे अगली प्रॉपर्टी को देख लो तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो वाइब्रेशन होते, ट्रांसलेशन और रोटेशनल इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। सिर्फ मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी ओनली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वाइब्रेशन एनर्जी एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, चूँकि ये एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होते इजीली जिस तरह गैसेस होते लिक्विड होते, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी नहीं होते, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आगे आओ तो नो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इफ्यूजन गैसेस की प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, तो इनके अंदर डिफ्यूजन और इफ्यूजन नहीं होते,
किसी जगह पे डिफ्यूजन होती भी है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। जैसे आप लोग गोल्ड और सिलिका को अगर मिक्सअप कर लो तो फिर देखा जाए तो बहुत ही कम अमाउंट में डिफ्यूजन होती है अगर हो भी जाए। लेकिन अगर हम देखें जनरली तो नो डिफ्यूजन एनी फ्यूजन, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इसके अंदर भी नहीं होती। नो एक्सपेंशन, इसके अंदर जो एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी है वो भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि बहुत स्ट्रांग होती हैं तो इसलिए ये एक्सपेंड नहीं करते। अब अगर इस मार्कर को मैं यहाँ पर रख लूँ तो ये एक्सपेंड नहीं करेगा। क्यों? इसके जो अंदर ये जो पार्टिकल हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है। गैसेस को देखो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन शो करते हैं। सॉलिड भी, लिक्विड भी एक्सपेंशन थोड़ी कम करते हैं लेकिन गैस सॉलिड जो है तो वो बिल्कुल एक्सपेंशन शो नहीं करते। सिमिलरली नो कंप्रेशन, कंप्रेशन भी इसके लिए यानी कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अब अगर गैस को आप लोग दबा, यहाँ पर गैस इस रूम के अंदर मैं दबा दूँ तो ये कंप्रेस होता है। लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होते, उसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। लेकिन यहाँ चूंकि स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होते हैं यानी इंटरमालिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं और ये जो मालिक्यूल के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो निग्लिजिबल होती हैं। इन स्पेस जो है फ्री स्पेस ना होने के बराबर होती है। किस में? सॉलिड में। इसलिए जब फ्री स्पेस ही नहीं है, इसके अंदर जो फ्री स्पेस नहीं है, अब अगर इस मार्कर को मैं कंप्रेस करूँ तो ये कैसे कंप्रेस होगा? क्योंकि अंदर कोई खाली जगह नहीं है एटमों के बीच कि वो कंप्रेस हो जाए। गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है इसलिए वो इजीली कंप्रेस होते हैं। और ये वजह क्या है? स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती है और मिनिमम इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं। यानी ये जो मालिक्यूल होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड इंपॉर्टेंट है और पहली टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इसको हम डिटेल से भी मैं डिस्कस करता हूँ। डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दैट सॉलिड इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज। यानी लॉन्ग रेंज तक ये जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं इनकी अरेंजमेंट क्या होती है? रेगुलर होते हैं। अगर ये जो मैं पार्टिकल इधर ड्रा कर रहा हूँ इसको मैं किसी हद तक आगे जिधर तक भी ले जाऊँ तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर मैनर में होगी। कैसी होगी? रेगुलर मैनर में। यहाँ पर मैं पार्टिकल को बना रहा हूँ ब्लैक और ब्लू मार्कर के साथ, ग्रीन मार्कर के साथ। यहाँ पर आप लोग देख लो तो ये जो पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। सिमिलर डिस्टेंस अगर आप लोग देखो, अगर यहाँ पर 2 इंच है तो यहाँ पर भी 2 इंच है, 2 इंच है, यानी इनके दरमियान जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो रेगुलर है और साथ में लॉन्ग रेंज तक है। जिधर तक भी जाओ आप लोग तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक होगी। और अगर आप लोग यहाँ से दूसरा ये जो एमॉर्फस है उसको अगर मैं देख लूँ, इसमें भी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। इस बात को गौर से सुनो, अगली बात को, कि इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं पार्टिकल की लेकिन उनका जो रेंज होता है वो शॉर्ट होता है। ये 3 पार्टिकल अगर मैं लिख लेता हूँ, रेगुलर अरेंजमेंट है, इसके बाद अगर आप लोग आ जाओ तो फिर रैंडम अरेंजमेंट शुरू हो जाती है। पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर हैं लेकिन शॉर्ट रेंज तक। यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक है और दूसरी जगह पे ये जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज तक है। तो क्या कहा मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज एंड फॉर शॉर्ट रेंज एमॉर्फस में। जिसकी यहाँ पर इसकी एग्जांपल है मार्बल। मार्बल को आप लोग अगर देख लो तो बहुत सख्त होते। क्यों? ये जो पार्टिकल होते वो किसी ख़ास सिमत में, किसी ख़ास रेगुलर अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ अटैच होते। और ये जो एमॉर्फस है इसकी एग्जांपल आप लोग चाक को ले लो। चाक को आप लोग आसानी से तोड़ सकते हो क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल की। अगले जो डिफरेंस है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू इन द सेंस ऑफ दैट यानी यहाँ पर ये जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो किसी ख़ास लेवल तक होती है। और दूसरा ये जो एमॉर्फस है इसमें ये सूडो सॉलिड यानी फॉल्स सॉलिड होते हैं। इसको आप लोग सुपर कूल लिक्विड भी कहते हो। सुपर कूल लिक्विड यानी गिलास को अगर देखा जाए, अगर जब हम उसको किसी, अगर गिलास को मैंने कहा अगर आप लोग देखा जाए किसी अरसे के बाद तो निचला जो हिस्सा होता है वो उसका थिक होता है और ऊपर से वो थिन होता है। थिक क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से वो मेल्ट होता है
और ये जो मेल्टिंग प्रॉपर्टी ये सूडो सॉलिड और इसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी गिलास को अगर आप लोग देखो तो नीचे से वो थिक होता है और ऊपर से आप लोग ज़्यादा अरसे के बाद 2 साल तक देखो तो ये थिन हो जाते हैं, ऊपर से वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होते हैं नीचे की तरफ। तो ये सूडो सॉलिड होते हैं, फॉल्स सॉलिड होते हैं, जबकि ये ट्रू सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये मेल्टिंग वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती, इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की तरह होती है। अब इसमें मैंने कहा कि वेल ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं और यहाँ पर रैंडमली होते हैं यानी लॉन्ग रेंज। तीसरी जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो शार्प होते हैं और इसके एक रेंज होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग NaCl को देख लो, उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे पहुंच गए वो मेल्ट होने शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग किसी लिक्विड किसी और सॉलिड का देख लो, अगर बॉइलिंग पॉइंट देख लो, तो अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी मैं लिक्विड ये NaCl को हो गया, अब कोई लिक्विड आप लोग लेते हो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उस पर एकदम वो बॉयल करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद मज़ीद हीट आप लोग देखो तो वो उसके मालिक्यूल को बॉयल करेगा, हीट अप नहीं होगा। तो ये इसका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर चेयर को ले लो या इस मार्कर को अगर आप लोग मेल्ट करना चाहो तो किसी ख़ास टेम्परेचर जब ये मेल्ट होगा ना तो सबसे पहले ये जो प्लास्टिक है ये पहले नरम होगा, नरम होने के बाद ये मेल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर नरम वाली बात नहीं, यहाँ पर एकदम वो मेल्ट होना शुरू कर जाएगा। सॉलिड जो है नमक वो एकदम मेल्ट होने शुरू कर जाए मेल्टिंग पॉइंट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो कुर्सी को अगर आप लोग ले लो, पहले अगर उसको आप लोग गर्म करो तो पहले वो नरम होगा, नरम होने के बाद जाके वो मेल्ट होगा। यानी ये एक रेंज होगा। रेंज का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर फॉर एग्जांपल 130 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ही जाके मेल्ट होगा। इमारफस का क्या है वो रेंज है, और दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प है। चौथी जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो मे बी एन आइसोट्रोपी। लोग अक्सर गलत होते, ए को इसके साथ लगा लेते कि ये ए से बनते हैं तो ये इमारफस एन आइसोट्रोपिक होगा या आइसोट्रोपिक नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक वाइल इमारफस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। ये जो आइसोट्रोपिक हैं, आइसोट्रोपिक ये एक प्रॉपर्टी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग जब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब आप लोग डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाते हैं, जबकि इमारफस सॉलिड ऑलवेज आइसोट्रोपिक। किसी भी डायरेक्शन में आप लोग मेजर करो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो क्या रहती है, सेम रहती है, जबकि यहाँ पर डिफरेंट हो। यहाँ से आप लोग देख लो, अगर आप लोग यहाँ से इसकी कटिंग करना चाहो तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा ये केटायन और ये एनायन है। ये जो ग्रीन वाला है ये केटायन और ये ब्लैक वाला एनायन है। तो केटायन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगी। जब आप लोग इसको इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो कुछ और फोर्स आप लोग को रिक्वायर होगी, इसको तोड़ोगे तो कुछ और फोर्स। लेकिन जब यहाँ से आप लोग यहाँ इसको इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो यहाँ केटायन एनायन, केटायन एनायन, यहाँ पर देखो केटायन एनायन। तो यहाँ पर तोड़ने के लिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है और यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। तो जब आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को चेक करोगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, क्योंकि पार्टिकल के अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसलिए ये एन आइसोट्रोपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जबकि इमारफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं हर एक डायरेक्शन। अब अगर आगे हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो इसकी जो और प्रॉपर्टी है इसकी डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ये जो सॉलिड को क्रिस्टलाइट सॉलिड को होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, जबकि इमारफस का इनडिफिनिट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखे सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, डायमंड, कॉपर। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रबड़, गिलास, प्लास्टिक। रबड़, गिलास और प्लास्टिक ये इमारफस की एग्जांपल है और ये क्रिस्टलाइन की एग्जांपल। एक बात आप लोगों ने डिफिनिट शेप की मैं जब बात करता हूँ या आप लोगों ने इन सेंस पे लिखने, हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं। अब अगर आप लोग इस मार्कर को देखो ऊपर से तो इसका शेप डिफिनेट है, ये पेज का भी डिफिनेट है, ये ढक्कन का भी डिफिनेट है। तो आप लोगों ने ये नहीं बोलना है ये जो नेकेड आई है इससे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंदर जब हम इसके पार्टिकल की अरेंजमेंट देखेंगे ना उसकी बेस पर हम देखेंगे कि ये डिफिनेट है या इनडिफिनेट, ऊपर शेप से नहीं। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मैंने एग्जांपल दे दी, और ये मेनली 4 होते हैं, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर। इसकी एग्जांपल आयनिक क्रिस्टल की एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है,
मेटालिक क्रिस्टल की एग्जांपल कापर वगैरह है, कोवेलेंट क्रिस्टल की एग्जांपल डायमंड है, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की एग्जांपल आयोडीन है। अब इनकी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये तो मैंने बता दी कि क्या होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल, ये जो पहली वाली बात है ना, ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल। यहाँ पर मैं आयनिक क्रिस्टल की बात करता हूँ। आयनिक क्रिस्टल आर फॉर्म बाय आयन, ये आयन से मिलके बने होते हैं, और ये आयन आप लोगों के पास केटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा जो मेटालिक क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल आर फॉर्म बाय मेटल एटम, ये मेटल एटम से मिलके बने होते हैं। एटम होगा और वो मेटल होगा, कौन, मेटालिक क्रिस्टल। ये 4 क्रिस्टल की मेन कैटेगरी है, अभी आप लोगों को समझना है। सिमिलरली कोवेलेंट क्रिस्टल आर फॉर्म बाय नॉन मेटल एटम, कोवेलेंट क्रिस्टल किससे मिलके बना होता है, नॉन मेटल क्रिस्टल से। सिमिलरली मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से मिलके बना होते हैं। अब इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरी बात यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो आयनिक क्रिस्टल है इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बाड होते हैं मेनली, यानी बॉन्डिंग इनके अंदर आयनिक होती है। मेटालिक में मेटालिक बाड होती है, कोवेलेंट में कोवेलेंट बाड होता है, और मॉलिक्यूलर में वंडरवाल फोर्सेस होती है। सिमिलरली अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग देख लो, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक क्रिस्टल का हाई होता है, मेटालिक क्रिस्टल का भी हाई होता है। और ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाई होता है। कैसे, डायमंड को अगर आप लोग देख लो तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल है इनका सबसे हाई, तो कोवेलेंट क्रिस्टल का सबसे हाई होता है। वो आप लोग डायमंड से अंदाज़ा लगा सकते हो कि डायमंड कितना हार्ड होता है। यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट मेटल अगर कोई है तो वो डायमंड है, डायमंड कट डायमंड, वो भी फेमस है। तो इसी तरह अगर आप लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को देख लो तो इनके तरफ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। सबसे हाई कोवेलेंट का, उसके बाद मेटालिक का, फिर आयनिक का, और सबसे कम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और अगर चौथी बात मैं यहाँ पर कंडक्टेंस की एक्सप्लेन कर लूँ तो ये जो आयनिक क्रिस्टल होता है ये सॉलिड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, ये नॉन कंडक्टर है। क्यों, इनके दरमियान कोई फ्री स्पेसेस नहीं है कंडक्टेंस शो करने के लिए, फ्री आयन नहीं है, आयन नहीं है। जब सॉलिड फॉर्म में तो आयन नहीं है, या तो कंडक्टेंस कोई फ्री चार्ज शो करेंगे या आयन शो करेंगे। यहाँ पर तो सॉलिड फॉर्म में आयन नहीं है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो ये कंडक्टेंस शो नहीं करते। लेकिन जब आप लोग इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हो, सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लेके आते, मोल्टन फॉर्म का मतलब है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आयन बन गए। अब यही आयन कंडक्टेंस शो करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड इज नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट सोडियम क्लोराइड बिकम गुड कंडक्टर व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। सिमिलरली अगर आप लोग मेटालिक क्रिस्टल में जाओ तो ये सबसे हाईएस्ट कंडक्टेंस है। हाईएस्ट कंडक्टेंस क्यों शो करते हैं, हमें पता है कि मेटल के अंदर चार्ज होते हैं, मेटल कर्व होते हैं, यहाँ पर फ्री आयन होते हैं, मेटल के अंदर चार्जेस होते हैं, वही चार्जेस कंडक्टेंस शो करते हैं। मैंने यहाँ पर जो ये कापर लिखा हुआ है तो मेटल है, तो कापर ही मैंने यहाँ पर लिखा, कापर तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये कंडक्टेंस शो करते हैं मेटल। सिमिलरली अगर आप लोग कोवेलेंट क्रिस्टल में चले जाओ तो वो नॉन कंडक्टर है, जैसा डायमंड हो गया, ग्रेफाइट है। लेकिन मैं कहता हूँ एक्सेप्शन इज़ द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, किसी जगह पे एक्सेप्शन आएगी, लेकिन हम ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो आप लोग एक्सेप्शन को लिख लो कि यहाँ पर तो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है, लेकिन ओवरऑल कोवेलेंट जो है ना वो लो कंडक्टर शो करते, और सिमिलरली मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी लो कंडक्टर शो करते, जिस तरह आयोडीन हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो ये कंडक्टेंस लो शो करते। तो हमने क्या डिस्कस किया, तो हमने सॉलिड के बारे में डिस्कस किया, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, और फिर एट द एंड वी डिस्कस क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, जो आप लोग का क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। और फिर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट तरह के, और फिर हम उसकी अगली प्रॉपर्टी को अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।